जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है कपिल और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कक्षा 10 का प्रथम चैप्टर की प्रश्नावली 1.2। यदि अभी तक आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो देखें। उस वीडियो में हमने चैप्टर की पूरी समरी को पूरी डिटेल से समझाया है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड माने ऐसे फैक्टरों के रूप में तोड़ना है हमें संख्या दी गई संख्या को जिसे और ज्यादा न तोड़ा जा सके। अभाज्य गुणनखंड उसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा विभाज्यता के थोड़े नियम सीखेंगे जो कि क्वेश्चन में बहुत ही काम आने वाले हैं हमारे। विभाज्यता के नियम। सबसे पहले हम जानेंगे कि दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती है, माने कौन सी संख्या दो से कट सकती है। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं उपस्थित हो तो वे सभी संख्याएं दो से विभाजित हो जाएंगी। दूसरा नियम हमारा है 3 को लेकर। 3 से कौन सी संख्या कटेंगी? ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग, यदि अंकों का योग दी गई संख्या के अंकों का योग हमारा 3, 6, 9, 12, 15 अर्थात 3 से विभाजित होता है। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा इसको। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम 111, इसके अंकों का योग करते हैं हम 1 + 1 + 1, टोटल हुआ है 3। इसका मतलब यह 111 जो संख्या है हमारी वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। देखते हैं, देखिए 3 का पढ़ा 3 बार चल जाएगा। 3 की है 9, 2, 1, 3 सते 21, तो आसानी से 3 से विभाजित हो गई। हमने 3 से विभाजित होने का जो नियम है वो यहाँ पर अप्लाई किया और आसानी से हमें पता चल गया कि ये संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। इसी तरीके से हम और भी संख्या ले सकते हैं और उनका पता कर सकते हैं कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। अंकों का योग चेक करना है आपको। यदि अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है या 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। अब चलते हैं हम 4 से विभाज्यता के नियम पर कि 4 से कौन कौन सी संख्या घटेंगी। यदि हमारी 2 अंकों से ज्यादा की कोई संख्या हमारी 2 अंक से ज्यादा अंकों की हो, कोई संख्या हमारी 2 अंकों से ज्यादा अंकों की होती है वो यदि, तब हम क्या करेंगे, बाद के 2 अंक देखेंगे। सिर्फ बाद के 2 अंक चेक करते हैं। बाद के 2 अंक, यदि बाद के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये क्वेश्चनों में हमारे काम आने वाले नियम है, इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। कोई 2 अंकों की तो क्योंकि हम आसानी से चेक कर सकते हैं 4 से डिवाइड हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन परेशानी तब आती है हमें जब 2 अंकों से ज्यादा अंकों की संख्या हमारे सामने आती है। तब कैसे पता करें कि वो 4 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। देखिए मैंने लिखा है 128, 3 अंकों की संख्या है।
एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1456। तो हमें नियम में क्या होता है कि बाद के केवल दो अंक ही हमें चेक करने हैं। यहाँ पे देखिए बाद के दो अंक 28 है और यहाँ पे 56 है। 28 4 से कट पा रहा है, जी हाँ कट पा रहा है, 4 से 28 होते हैं, तो इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पर देखते हैं बाद के दो अंक 4 से डिवाइड हो पा रहे हैं या नहीं है, 14 चौक 56, तो इसका मतलब हमारी ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। इस तरह से हम आसानी से पता कर सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का कि वो 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अब चलते हैं हम 5 की ओर कि 5 से डिवाइड कौन सी संख्याएं होंगी। अब देखिए यदि संख्या के बाद में 0 या 5 इनमें से कोई भी एक हो, यदि संख्या के अंत में या तो 0 हो या 5 हो, तो वो पूरी संख्या ही हमारी 5 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल जैसे 100 बाद में 0 आ गया, 125, 1225, 15, 225, कोई भी संख्या ले सकते हैं। हम इजीली पहचान सकते हैं कि बाद में यदि 0 हुआ या 5 हुआ तो पूरी संख्या हमारी 5 से डिवाइड होगी। ये 3-4 नियम जितने मैंने बताए हैं ये हमारे क्वेश्चनों में काम आने वाले हैं। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चनों को करेक्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए हमें दी गई है संख्या 140। 140 की हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, माने फैक्टर करने हैं, और फैक्टर में भी अभाज्य के रूप में तोड़ने हैं इनको कि जिन्हें और ज्यादा ना तोड़ा जा सके। 140 के बाद में 0 आ रही है, तो 0 आ रही है तो इसका मतलब हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद में 40 भी आ रहा है दो अंकों में, तो हम इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम इसको 4 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है इसको। अभाज्य माने जिसे और ज्यादा न तोड़ा जा सके, और जबकि 4 हमारी भाज्य है, तो इसलिए हम इसे अभाज्य के रूप में ही तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 0, बाद में फिर से 0 है, फिर 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। अब बाद में 5 आ गया, अब 5 वाला नियम लगाएंगे। 5 सत्ते 35, 7 कम 7, तो हम इसको 140 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ये 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। और ज़्यादा बेहतर बनाना है तो हम दो बार आ गया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। ये सभी हमारे अभाज्य फैक्टर हो गए हैं। देखो 2 भी अभाज्य संख्या हो गई, 5 भी, 7 भी और 1 भी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट पहला। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया हमें 156। 156 को भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही तोड़ना है। देखते हैं 156 बाद में हमारा डिजिट क्या है, हमारा बाद का अंक 6, तो 6 देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 8 आ गया है। अब 8 किस नियम में आ रहा है, 2 वाले में ही आ रहा है, फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 तिये 6, 2 नियम 18। अब 9 और 3 यदि हम इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है 39। स्पष्ट तरीके से भी हमें दिख पा रहा है 3 कम 3, 3 तिये 9। अगर ऐसे नहीं हम पहचान पा रहे हैं तो अंकों का योग कर सकते हैं हम। नियम बताया गया है कि आप अंकों का योग कीजिए, और यदि अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है या 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है। तो चलिए करते हैं इसको। 3 कम 3, 3 तिये 9। अब 13 किसी से नहीं कटता, 13 कम 13, तो 156 को लिख सकते हैं हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणे 1, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं हम, गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरीके से करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं हम। 3825। इसके बाद में देखिए हमें देखने में मिल रहा है 5, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 सते 35, 3 और 2 32, 5 छक 30, 2 5 5 पंजे 25। फिर बाद में 5 आ गया तो हम फिर से इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 एकम 5, 2 2 इस तरफ चले गए, 2 और 6 26, 5 पंजे 25, एक बचा, 1 और 5 15, 5 दिए 15। अब 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि बाद में 5 इस बार नहीं है। अब इसके अंकों को हम बाद में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। बाद में 53 है 2 अंक, तो 4 से डिवाइड नहीं हो सकते, जो कि अब बचा 3। 3 से हम देखते हैं ट्राई करके अंकों का योग क्या आ रहा है। 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 और 1 6, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 एकम 3, 2 बचा 1, 21 हो गए। 3 सते 21, 17 से ही डिवाइड हो गए हैं पूरा। तो अब 3825 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। जो संख्या 2 बार रिपीट हो रही है उसको स्क्वायर के रूप में फॉर्म में लिख देंगे हम। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम 5005 को ये फैक्टर करते हैं। बाद में 5 है तो जाहिर सी बात है कि हम 5 से इसको काट सकते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए कि बाद में इसके एक आ गया है, एक हमारे किसी रूल में नहीं है। अंकों का योग भी 3 नहीं हो पा रहा है, बाद के 2 डिजिट भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब ट्राई करते हैं हम किसी विषम संख्या से इसको डिवाइड करने की। हमारा ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 6 से भी हम इसको ट्राई नहीं करेंगे। हम इसको ट्राई करते हैं सीधा 11 से, देखते हैं। 11 99, 1 और 1 11 एकम 11। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें थोड़ा हिंट लेना चाहिए कि जो संख्या 2 से या 3 से नहीं कट पा रही है तो 6 से भी नहीं कटेगी। जो संख्या 4 से नहीं कट पा रही है वो 8 से भी नहीं कटेगी, और जो संख्या 5 से नहीं कट पा रही है तो इसका मतलब वो 10 से भी नहीं कटेगी। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम विषम संख्याओं का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं इनको। तो ये हम 11 से डिवाइड करते हैं इसको। 11 का पढ़ा 10 में नहीं चलेगा, 100 में चलेगा। 11 99, 1 1 11, 11 एकम 11। अब देखते हैं इसको, और 7 से भी काट सकते हैं हम इसको। 7 एकम 7, 2 और 1 7 थे 21। अब 13 से काट सकते हैं इसको। 13 एकम 13। अब 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हैं हमें? 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से पहले काटना है, बड़ी से पहले काटना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है सिर्फ कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड प्रॉपरली हो रहे हैं तो हमारा आंसर पूरा सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 7429 के फैक्टर करते हैं हम। देखते हैं इसके अंकों का योग करके देखते हैं कितना होता है। 9 और 2 11 और 4 15, 15 और 7 22। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। हम इसे 7 से ट्राई करते हैं। 7 एक विषम संख्या है। 7 एकम 7, 7 6 42, 9 7 से भी डिवाइड नहीं होता। 8 से तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 11 से ट्राई करते हैं इसको। 11 6 66, कितने बचेंगे? 8 8 और 2 82, 11 77, 5 और 9, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। हम इसको 13 से ट्राई करते हैं। हम जहाँ 13 पंजे 65, 5 और 4 9, 9 और 2 92, 13 सत्ते
91, 1 और 9 19, 13 से भी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। अब हम ट्राई करते हैं इसको, 15 से ट्राई नहीं करेंगे, 14 से भी ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 7 से जब नहीं कट रहा तो 14 से भी नहीं कटेगा। 15 से भी ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि 15 5 का गुणज है। 16 से भी नहीं करेंगे ट्राई, 17 से ट्राई करते हैं इसको। 17 चौक 68, कितने बचेंगे हमारे 6, 6 और 2 62, 17 51, बचेंगे 11, 11 9 19, 17 सत्ते 119, तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। ये ट्रिक है भाई कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। कोई भी नई संख्या हमारे पास आ जाए, जरूरी नहीं है यही संख्या है, कोई भी नई संख्या में दे दी जाए क्वेश्चन में, बोर्ड के एग्जाम में कोई भी नई संख्या में दे दी जाए तो इस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं उस संख्या को। लेकिन अगर आप सोचो कि रट के जाएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे, आपसे क्रैक नहीं हो पाएगा कि क्वेश्चन को अब कैसे क्रैक करें। थोड़ा ज़्यादा टाइम लोगे आप क्वेश्चन को करने में। तरीका है कि आपको थोड़ा हिंट लेना चाहिए क्वेश्चन में से कि कैसे कैसे हम इसे क्रैक कर पा रहे हैं। 17 से करेंगे, 17 चौक 68, 6 बचे, 6 और 2 62, 17 51, 11 बचे हैं और 9, 17 सत्ते 119, 17 से डिवाइड हो चुका है। अब दोबारा फिर देखते हैं ट्राई करके। 17 दूनी 34, बचे हैं 9, 9 और 7 97, अब 17 से नहीं कट पाने का, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं इसको 19 से, 19 दूनी 38, कितने बचेंगे 5 और 7 57, 19 57, 19 दूनी 38, बचे हमारे 5 और 7 19 57, ठीक है। 23 किसी से नहीं कटता, 23 एक खुद में एक अभाज्य संख्या है, तो 23 स्वयं 23 से ही कटेगा, तो 7429 के अभाज्य फैक्टर आ गए हमारे 17 गुणे 19 गुणे 23। क्वेश्चन को हमें रटना नहीं है कि हमने देखा कि 7429 आ गया, बस इसका पूरी तरह से हमने रट लिया कि ये 17 से कटेगा, फिर 19 से, फिर 23 से। ऐसे रटने सिर्फ ये सवाल हल कर सकते हो आप। यदि आपके सामने कोई भी नया क्वेश्चन आ गया, नई संख्या आ गई, फिर आप वहां पर उस स्थिति में फंस जाओगे, आपसे हल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आपको क्वेश्चन को थोड़ा अभी समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन आपको इसी ट्रिक को थोड़ा इस्तेमाल करना होगा कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को क्रैक कर पाएं। युग्म दिया गया है 26 और 91, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और सूत्र में रखकर दिया गया जो सूत्र है क्वेश्चन में, उस सूत्र में रखकर हमें इसकी जांच करनी है कि ये सही है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले हम 26 को ले लेते हैं और 91 को, दोनों को एक साथ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए दोनों की संख्या 13, दोनों संख्याओं में 13 कॉमन है, 13 से दोनों ही संख्या डिवाइड हो सकती, 13 दूनी 26, 13 सते 91। तो जो संख्या हमारी दोनों दी गई दोनों संख्याओं में कॉमन होती है, वो संख्या हमारी एचसीएफ कहलाती है, या माने में से कहलाती है। जो भी संख्या दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन होती है, या जो एक संख्या दोनों संख्याओं को विभाजित कर पाती है, वो अकेली संख्या हमारी दोनों संख्याओं का में से बन जाती है। अब जो में से के अतिरिक्त और जो संख्या हमारे पास बची है अभाज्य गुणनखंड के रूप में बची है, वो एलसीएम के रूप में हम उनकी गुणा कर देते हैं, माने ले से, में से जुकतु है हमारा, और जो संख्या हमारी शेष बची है इनकी भी आप गुना कर देना, तो ये आ गया हमारा ले से एलसीएम। अब जो सूत्र दिया गया हमें दिया है, चलो जांच करना है, डायरेक्ट हम जांच करते हैं, जांच करनी है। जांच में एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसमें वैल्यू में पुट करके वेरीफाई कराना है कि ये हमारा सही है या नहीं, गलत आंसर हमारा। एचसीएफ है हमारा 13,
और एलसीएम है हमारा 13 गुणे 2 गुणे 7। पहली संख्या है हमारी 26 और दूसरी है 91। तो 13 गुणे 2, 13 दूनी 26 और 13 गुणे 7, तो 13 दूनी 26। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, 13 गुने 2 और 13 गुने 7, क्योंकि 26 स्टार्टिंग में दिया हुआ तो कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों को। 13 गुने 2, 13 दूनी 26, 13 सते 91। दोनों और संख्या हमारी सेम आ रही है, हमें गुणा करने की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब संख्याएं सेम है तो गुणनफल भी सेम ही होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है, हमारी जांच हो चुकी है, जो हमें सूत्र में रखकर जांच करनी थी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सबसे पहले 510 और 92, इन दोनों के फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जो भी हमारी कॉमन संख्या होगी वो हमारी में ऐसे बन जाएगी। देखिए बाद में इसकी 0 है, इसके 2 है, तो इसका मतलब दोनों ही संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 दूनी 4, एक बचा, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, फिर से 1 बचेगा, 1 के बाद 0 आ जाएगी, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 छिके 12। अब देखिए कुछ कॉमन आ पा रहा है नहीं, कुछ भी कॉमन, आई थिंक 23 दूनी 46, ये 23 से डिवाइड हो सकता है। अगर ये 23 से डिवाइड हुआ तो इसका मतलब 23 भी कॉमन आ जाएगा। देखते हैं, 23 ही कम 23, कितने बचेंगे हमारे पास, 2 और 5 23 से डिवाइड नहीं होगी दूसरी, तो इसका मतलब एचसीएफ के रूप में जो कॉमन संख्या आएगी हमारी वो आ गई 2। ये दोनों अलग अलग संख्या से डिवाइड होंगे तो इनको ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे, 40 एज इट इज। ठीक है, एचसीएफ आ गया हमारा, जो कॉमन पार्ट होगा वो एचसीएफ होगा 2। ठीक है, जो कॉमन पार्ट नहीं है उसकी एचसीएफ में गुणा कर देंगे हम, 2 गुणे 255 गुणे 46, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। जरूरी नहीं है हम गुणा करके ही एलसीएम शो करें, हमें ऐसा कहीं कुछ नहीं करना है। जांच करते हैं, हम जांच की ओर चलते हैं। जब जांच में एचसीएफ गुणा एलसीएम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हमें सिर्फ सूत्र में रख के वेरीफाई कराना है कि ये सही है या नहीं है हमारा एचसीएफ और एलसीएम इस सूत्र के अनुसार। तो एचसीएफ का मान हमारा 2 आया है, एलसीएम 2 गुणे 255 गुणे 46। ठीक है, यह है हमारा पोर्शन एलसीएम का, और ये है एचसीएफ का। पहली संख्या हमारी 510 है और दूसरी संख्या 92 है। देखिए 2 गुना 255 और 2 गुने 46, 2 गुने 255 कितना हो जाएगा हमारा 510, और 40 गुना 2 92। तो संख्या हमारी सेम आ चुकी है, तो इसका मतलब हमारी जांच भी सही है, हमारा उत्तर भी सही है, हमने जांच करा दी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 336 और 54, देखिए अंकों का योग करके ट्राई करते हैं। 6 और 3 9, और 3 12, 3 से डिवाइड हो सकती है। 4 और 5 9, यह भी 3 से डिवाइड हो सकती है। तो दोनों ही जब 3 से डिवाइड हो सकती है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 2 बचे, 2 और 4 24, 3 अठे 24। अब देखिए, अब 3 से डिवाइड ये तो हो सकती है, ये डिवाइड नहीं हो, क्योंकि इसके अंकों का योग अब 4 हो चुका है। लेकिन 3 से कोई बात नहीं, अगर 3 से डिवाइड नहीं होती तो 2 से तो हो सकती है। बाद में 8 है और बाद में 2 है, तो 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 नीम 18। ठीक है, तो कॉमन हमारे 3 आया है और 2 आया है, ये हमारे कॉमन संख्याएं हैं। जो संख्या हमारी कॉमन आती है गुणनखंड करते समय संख्याओं का, वो में से बन जाता है, माने एचसीएफ बन जाता है। इसलिए एचसीएफ जो होगा वो हमारा 3 गुणे 2। ठीक है, और एलसीएम होगा हमारा, जो कॉमन पार्ट होता है वो भी शामिल होगा एलसीएम में, माने एचसीएफ,
और उसके अतिरिक्त जो कॉमन नहीं है वो भी, ठीक है। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब सूत्र में जांच की ओर चलते हैं। जांच करने पर एचसीएफ गुणा एलसीएम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ का मान रखते हैं 3 × 2, एलसीएम का मान फिर से 3 × 2, 56 × 9 बराबर पहली संख्या हमारी 336, दूसरी संख्या 54। तो चलिए पहले 336 बनाने का प्रयास करते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 56 यदि हम करें, देखिए 54 बनाना ज़्यादा आसान है। देखिए 3 दूनी 6, 6 और 9, 6 9 54। अब इसके अतिरिक्त जो भी बचा है 56 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करते हैं 6 × 56 गुणा 6 × 9 बराबर 336 × 54। अब यहाँ पे चलते हैं थोड़ा। 6 × 56, 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 336 आ गया है गुणा 9 छिके 54, 54 भी आ गया है। दोनों ही संख्या हमारी सेम आ चुकी है। जब संख्या सेम आ चुकी है तो इसका मतलब आंसर भी हमारा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। माने ले से और में से ज्ञात कीजिए। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं हम। जैसे कि अभी अभी हमने जो सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे। अब थोड़ा यदि आपको तरीका समझ नहीं आया तो चेंज करके देखते हैं, थोड़ा अलग तरीके से। आप समझना चाहिए कि किसी भी तरीके से आप समझें, मेरा तभी फायदा होगा पढ़ाने का जब आप समझ सकते हो। तो अलग अलग करके लिख सकते हैं हम क्वेश्चन इनको। 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारे? देखो 12 को हम डायरेक्ट चाहे तो ऐसे लिख लो। 12 के फैक्टर 2 छिके 12, 2 तिये 6, 3 कम 3। और 15 के फैक्टर यहाँ पर कर लो। 3 पंजे 15, 5 कम 5। यहाँ पर 21 के फैक्टर कर लेते हैं। 3 7 21, 7 कम 7। अब तीनों के फैक्टर यहाँ पर लिख लेंगे। 12, 15 और 21। 12 के फैक्टर है हमारे 2 × 2 × 3 × 1, 3 × 5 × 1 और 21 के 3 × 7 × 1। तो इन फैक्टरों में, तीनों ही संख्याओं के फैक्टरों में जो संख्या हमारी कॉमन निकलेगी वो हमारा एचसीएफ होगा। देखिए 2 इस संख्या में है, इसमें नहीं है, इसके फैक्टर में नहीं है। 3 इसके फैक्टर में है, हाँ जी इसके फैक्टर में भी है और इसके भी नहीं है। तो 3 पर गोला कर लेंगे हम। तो 3 हमारी इन सभी के फैक्टरों में कॉमन संख्या निकली है। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। क्या होगा? एचसीएफ 3। अब इस 3 के अतिरिक्त जितनी भी हमारी संख्याएं बची हैं वो हमारी एलसीएम में गुणा करने के लिए काम आएंगी। एलसीएम 2 × 2, 5, 7 और जो हमारा एचसीएफ आता है उसकी गुना। ठीक है, अब इन सब की गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिये 60, 60 × 7 लिख देंगे इसको। इसकी और इसकी गुना करी मैंने, फिर इसकी गुना करी, अभी ये बच गया है। अब इसको अलग से लिख दिया हमने। 7 छिंगे 42, 420 हमारा एलसीएम आ चुका है। यदि आपको इस तरीके से अच्छा लगा हो तो इस तरीके से कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 17, 23 और 29 इन तीनों के फैक्टर अलग अलग कर लेंगे। 17 केवल 17 से ही कट सकता है क्योंकि अभाज्य संख्या है। 23 भी एक अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से कटती है, और 29 भी केवल अपने आप से ही कटता है।
तो 17 को लिख सकते हैं हम 17 गुणे 1, ठीक है। और 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1, 29 को 29 गुणे 1। तो इसमें कॉमन सिर्फ 1 आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। और जो कॉमन नहीं है और एचसीएफ, इन सभी की गुणा करने पर हमें एलसीएम प्राप्त होता है। एलसीएम आ जाएगा हमारा 17 गुणे 23 गुणे 29, एक की गुणा कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ है, रूल चलाते आ रहे हैं हम, तो एक की भी गुणा कर सकते हैं। गुणा कर कीजिए 17 गुणे 23। देखिए गुणा इस तरीके से करनी चाहिए हमें कि जिससे कि जहां तक कि हमें पहाड़े आते हैं उनकी कम से कम 3 संख्याओं में से एक संख्या ऐसी बचानी चाहिए हमें जिसका हमें पढ़ा पता हो। अगर मैं 17 की 23 में गुना कर लेता हूँ तो 29 बचेगा हमारा, और 29 की टेबल मुझे तो आती नहीं, तुम्हें पता नहीं मुझे आती होगी, मुझे 25 तक पहाड़े याद है। तो मैं क्या करूंगा कि या तो 17 की 29 के साथ गुना कर लूंगा मैं, क्योंकि 17 की टेबल भी आती है मुझे, या 23 की 29 के साथ कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि 23 की भी टेबल आती है मुझे, लेकिन 29 को बाद में नहीं बचाऊंगा मैं। देखिए मैं पहले एक काम करता हूँ, 23 की ही 29 में कर लेता हूँ, 17 को रोक लेता हूँ। 23 निम में 207, हासिल को 20 बचेंगे हमारे, 23 दिन 46 और 20 66, ठीक है, 46 और 20 66 होते हैं। अब 17 की 667 में गुना करते हैं, 17 सत्ते 119, हासिल को 11, 17 छिक्की 102 और 11, 102 और 1 3 10, 113, हासिल को 11, 17 छिक्की 102 और 11, 103 और 10, 113, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें संख्या दी गई है 8, 9 और 25। इन सब की अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे हम। 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4, फिर इसको 2 गुने 2, 2 गुने 1, 9 को 3 गुने 3, 3 से काट सकते हैं इसको, इसको 3 एक बार फिर से, ये 25 5 से कट सकता है, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5। अब सबके अलग अलग फैक्टर लिखने हैं हमें, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 के फैक्टर हो गए। 9 के गुना में 1 भी लिख सकते हैं, 9 के 3 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं हम इसको। और 25 को 5 गुणा 5 गुणा 1, इसमें भी देखिए हमें 1 के अतिरिक्त कोई भी फैक्टर कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो जो कॉमन आया है वही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ हमारा 1 हो गया है। अब एलसीएम जो बचेगा इन सभी की गुणा कर देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये पहली संख्या के फैक्टर हो गए हैं। 9 के लिए 3 गुणा 3, ये दूसरी के लिए। 25 के लिए 5 गुणा 5, ये तीसरी के लिए, ठीक है। अब गुना करते हैं इसकी, इससे हमें 8 मिल जाएगा, इससे 9 और इससे 25। देखिए थोड़ा, यदि मैं इसकी गुना इसमें करूँ डायरेक्ट, 25 अट्ठे 200, तो मुझे जीरो वाली संख्या प्राप्त हो गई है। कोशिश अगर हमें गुना करते वक्त, यहाँ पर भी देखो एक थोड़ा और ध्यान देने वाली बात है कि यदि 3 संख्याओं में से कम 2 संख्याएं ऐसी है कि जिन्हें गुना करने पर हमें जीरो वाली संख्या प्राप्त हो जाए, तो सबसे पहले उन्हीं की गुना करते हैं हम जिसमें गुना करने पर हमें जीरो वाली संख्या प्राप्त हो, जैसे 100, 110, 60 या 1000 बनता हो, या 200 बनता हो, 600 बनता हो, 500 बनता हो, माने जिसमें जीरो आता हो, ऐसी अगर संख्या बन पा रही है 2 संख्या को गुना करके, तो सबसे पहले हम उन 2 संख्या को गुना करें। तो मैंने 25 अट्ठे 200 ऐसे किया है, न कि पहले 8 निम 72। यदि मैं 8 निम 72 कर देता फिर 25 से गुना करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। अब यहाँ पर मुझे पता चला कि
25 की गुना करने पर 8 में मुझे जीरो वाली संख्या प्राप्त हो गई है। अब मैं जीरो को न देखते हुए 9 की गुना सिर्फ 2 में करूंगा। 9 दूनी 18 और ये 2 जीरो जो कि 2, ये हमारा एलसीएम होगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हमें एचसीएफ दो संख्याओं का 306 और 657 दो संख्या है, इनका एचसीएफ दिया गया है हमें 9 और एलसीएम निकालना है इनका हमें। और 306 और 657 दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है हमें 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा है। सूत्र है हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ हमारे पास 9 है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या हमें दी गई है 306, दूसरी संख्या 657। तो 9 इसके भाग में चल जाएगा, एलसीएम बराबर आ जाएगा हमारा 306 गुणा 657 बटे में 9। 9 से डिवाइड कर सकते हैं बड़ी संख्या को थोड़ी। 9 कम 9, 9 सते 63, दोनों ही संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। 2 और 7 9 होती है 27। तो 306 गुने 73 आ गया है हमारा। 73 की गुना 306 में करेंगे हमें तो हमारा 1256 ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ देता हूं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 6 की घात माने n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने से पहले मैं थोड़ी सी समझ तैयार कराता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर नोट में थोड़ा समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n n के किसी भी मान के लिए, प्राकृतिक संख्या में n के किसी भी मान के लिए क्या ये कभी 0 पर समाप्त हो सकता है। माने इसके बाद में 0 आ सकता है, जैसे 60 हो गया, 600 हो गया, इसके बाद में डबल 0 आ रही है, इसके बाद में सिंगल 0 आ रहा है। क्या कभी ऐसी से कोई संख्या बन सकती है जिसके बाद में 0 आ जाए n का मान रखने पर? तो ये चेक करना है हमें। इससे पहले मुझे थोड़ा समझाना है, उसे समझने का प्रयास करना। देखिए कोई भी जो संख्या जिसके बाद में 0 आती है वो संख्या लेते हैं हम। 10 हुआ, 30, 50, 100, ठीक है, 150 ले सकते हैं। कोई भी संख्या 2 अंकों की हो या 3 अंकों की हो, 4 की हो, जिनके बाद में 0 आता हो। अब देखिए यदि मैं 10 के फैक्टर करता हूं तो क्या मिलता है हमें? 2 गुने 5 मिलता है। और 30 के फैक्टर करता हूं मैं तो क्या 30 को लिख सकता हूं मैं 10 गुने 3। और 10 में क्या है फैक्टर हमारे? 2 गुने 5 आया था, ठीक है। और यदि मैं इसी तरीके से 100 के फैक्टर करता हूं तो 100 को लिख सकता हूं मैं 10 गुने 10। और एक 10 से कितने मिल रहे हैं हमें? 2 गुने 5 मिल रहा है और फिर से 2 गुना 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर समझाना मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हर वो संख्या जिसके बाद में 0 है, तो एक चीज हमें कॉमन देखने को मिल रही है जिसके बाद में 0 है कि उसमें कम से कम एक बार 2 और 5 आ रहा है उसके गुणनखंड में। कम से कम उस संख्या के गुणनखंड में हमें 2 गुने 5 एक बार जरूर मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा 2 बार मिल जाए या 3 बार मिल जाए, कितनी भी बार मिल जाए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक बार हमें 2 गुने 5 उसके फैक्टर में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 गुना 5 का होना जरूरी है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी या उसकी संख्या के अंत में 0 आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसी के आधार पर हम सोल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया था 6 की घात n, ये संख्या दी गई थी।
जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, n है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो 6 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो हमें मिलते हैं 2 × 3। 6 के फैक्टर में हमें कहीं भी 2 × 5 नजर नहीं आया। 2 तो है, 5 नहीं है, लेकिन 2 × 5 होना अनिवार्य है, तभी तो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अतः इससे पहले लिखेंगे चूंकि किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए, किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 का होना अनिवार्य है। होना अनिवार्य है। कारण मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों 2 × 5 का होना अनिवार्य है। इसी से ही हम निष्कर्ष निकाल कर यहाँ पर लिखेंगे कि किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 का होना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, अतः 6 की घात n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए, n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इतना हम लिख देना है और हमारा ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है कि जो ये दो संख्या दी गई है, हमें ये संख्याएं भाज्य हैं तो क्यों होती है। हमें इसका कारण बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो भाज्य संख्या का पता करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्या कैसी होती हैं। वैसे तो भाज्य संख्याओं के विषय में हमने पहली वीडियो में पूरे डिटेल से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा हिंट देता हूँ कि भाज्य संख्या क्या होती है, समझने का थोड़ा प्रयास करें। भाज्य संख्या में संख्या होती है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। वे सभी संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। अब हमें इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक दिखाने हैं। यदि हम 2 से अधिक दोनों संख्याओं के गुणनखंड दिखा पाए तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। इन दोनों संख्याओं में से इसमें से 13 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 × 11। यहाँ पे 13 की जगह पर 1 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1। तो 11 × 7 = 77 प्लस 1, 77 और 1 78। अब फैक्टर में हम 1 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्योंकि 1 सभी का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गए इसके। सॉरी भाई, इस संख्या में 7 मिस हो रहा था हमारा इस क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ बचेगा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा। इस 5 की जगह 1 आ जाएगा। 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12 दूनी 24 हो जाएगा प्लस 1, 5 × 24 दूनी 48, 24 चौक 96 और 4 100। ये जाएगा हमारा 5 × 1009। इसके भी फैक्टर में हम 1 लिख सकते हैं। तो दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो गए हैं,
जब संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो गए हैं, इसका मतलब ये संख्या भी भाज्य संख्या है। निष्कर्ष में लिखेंगे पहले, चूंकि दी गई संख्याओं के गुणनखंड दी गई संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसीलिए दी गई संख्याएं भाज्य संख्या हैं। दी गई संख्या क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यदि ये हमारा खेल का मैदान, तो इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस तरीके से कुछ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि मैं दोनों एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। हमने मान लिया इसका इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एक ही दिशा में चलते हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। पूछा गया कि कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन में यदि हम ध्यान से देखें, सेंस निकल कर आ रही है हमारी कि वे दोनों कम से कम कितने समय बाद उसी स्थान पर आकर मिलेंगे। जब भी क्वेश्चन में कम से कम की सेंस आती है तो हम एलसीएम निकालते हैं, और जब क्वेश्चन में अधिकतम या अधिक से अधिक की सेंस मिलती है हमें, तो हम क्वेश्चन में एचसीएफ निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इन दोनों के समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हमने 6 से डिवाइड करें इसको, 6 × 18 और 6 दूनी 12, फिर 3 से और उसके बाद 2 से। इन दोनों का एलसीएम आया है हमारा 36 मिनट। तो अतः निष्कर्ष सबसे बाद में क्वेश्चन के निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अतः वे दोनों पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।